नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। बुधवार का दिन बड़ा खास होने जा रहा है। वो इसलिए कि जहां एक तरफ संसद में वक्फ संशोधन विधेयक आने वाला है और वो पारित होता है नहीं होता है इस पर एक फैसला लिया जाने वाला है, वहीं दूसरी तरफ इसके जो असर हैं वो आपको विभिन्न राज्यों में वहां की राजनीति को प्रभावित करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और एक अजीब संयोग बन गया है एक बिल को लेकर, क्योंकि जो इसके समर्थन में होगा उसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है, जो इसके विरोध में होगा वो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के विरोध में सियासत कर रहा है। यानी कि देश को दो फाड़ में बांट देने की ताकत रखने वाला यह बिल है। कोई बीच में खड़ा होकर थर्ड फ्रंट की बात कर ले गए ज़माने, अब वो उस तरह की बातें नहीं हो सकती इस देश में। बस दो ही फ्रंट हैं आज की तारीख में, एक भाजपा फ्रंट, एक गैर भाजपा फ्रंट। उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो इसलिए क्योंकि उनका अपना एक इतिहास रहा है और उस इतिहास के साथ वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चले आए। अब कांग्रेस के साथ गठबंधन में आए, लोकसभा में सफलता मिली लेकिन विधानसभा में सफलता नहीं मिलने के बाद थोड़े से डिजेक्टेड चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं। उन्हें लग रहा है कि हाथ से कुछ जाता रहा, हमारे सामने का एक व्यक्ति हमारे ही नाक के नीचे से हमारी पार्टी चुरा ले गया। और अभी वो लगातार सत्ता में बना हुआ है एकनाथ शिंदे, कुणाल कामरा का समर्थन कर जाते हैं और तमाम ऐसे मुद्दों पर वो कुछ स्ट्रक्चर्ड तरीके से बयान नहीं दे रहे हैं जैसे कि उनसे अपेक्षा थी, क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो महाराष्ट्र के। अब एक नया तंज कस दिया है मौजूदा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने कह दिया है कि अगर इस बिल का विरोध किया उद्धव ठाकरे की पार्टी तो फिर ये समझा जाएगा कि वो राहुल गांधी के हिसाब से चलते हैं। अगर समर्थन किया तभी माना जाएगा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के हिसाब से उनकी पार्टी चलती है। वो करे तो क्या करे। दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, तेजस्वी यादव का कहना है कि एक रामविलास पासवान थे, उन्होंने अपना पद गोधरा के लिए छोड़ दिया था। गोधरा के दंगे हुए थे और उस विरोध में छोड़ दिया था। लेकिन एक चिराग पासवान हैं जो कि इस बिल के समर्थन में इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। चिराग पासवान ने बहुत मौक़ों पर बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि वो इस बिल में पाते हैं कि लॉजिक है, तर्क है और वो इस बिल के साथ हैं। और आने वाली जो राजनीति है बिहार की, ऐसा लगता है कि इन्हीं दोनों युवा चेहरों के हिसाब से चलने वाली है। और ये बिल देखिए, इन दोनों के बीच भी समान बराबर तरीके से राजनीतिक रसाकसी को आकार दे रहा है। बिहार में चुनाव भी होने हैं, जाहिर है कि इस तरह की बातें तो होंगी, लेकिन 1-to-1 फाइट वक्फ बिल पर ये कम ही लोगों ने सोचा था। बुधवार को बिल आने वाला है। मंगलवार को अचानक नीतीश जी बहुत सालों से जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय नहीं गए थे, वो कार्यालय पहुंच गए। और देखिए कार्यालय में किस तरह से जब वो पहुंचे तो वहां लोगों ने बड़ा स्वागत किया। 15-20 मिनट वो अपने कार्यालय में गए और अपने लोगों से बातचीत की और बंद कमरे में कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, महिलाओं से मुलाकात की और उसके बाद फिर वो चले आए। अमूमन ऐसा कम वो करते हैं, जब करते हैं तो कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि राजनीतिक रूप से कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्या कुछ सोच रहे हैं। जी नहीं, कम से कम जो व्हिप आया है, व्हिप यानी कि जो आदेश आया है सांसदों को कि कल आपको मौजूद बुधवार को रहना है और किस तरह से आपको समर्थन करना है सरकार के बिल का, उससे तो लगता नहीं है कुछ। लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने आखिरी वक्त पर एक अपील जारी की है कि अगर आप सेक्युलर हैं तो आप इस बिल का विरोध कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि यह बिल ख़ास तौर पर मुसलमानों के हक़ और हुकूक़ के ख़िलाफ़ है और इस बिल का विरोध किया जाना चाहिए। मुसलमानों से नफ़रत है, इसीलिए
इस बिल का समर्थन लोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। आप अगर सेक्युलर हैं तो आप सपोर्ट मत कीजिए। और इन सब बातों को किस तरह से समेटते हैं असदुद्दीन ओवैसी, जरा उसको भी सुनिए। ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा ये मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है, ये हम कल बताएंगे। ओवैसी साहब, आपने पिछले दिनों अपने भाषण में 3-4 नेताओं का स्पष्ट तौर पर नाम लिया था और कहा था कि माफ़ नहीं किया जाएगा। वो 4 नेता समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनको उसका खैमियाजा भुगतना पड़ेगा, उनका खैमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, चंद्रबाबू नायडू 2002 में गुजरात जब हुआ था, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की तायीद किए थे, और उसका खैमियाजा उनको ये भुगतना पड़ा है कि वो 10 साल तक सत्ता से दूर रहे। 2014 में वापस आए जब तेलंगाना का डिवीज़न हुआ। तो ये बड़ा इमोशनल कनेक्ट है वक्फ का मैटर्स का मुस्लिम समाज से, क्योंकि ये हमारे लिए एक इबादत है। ये नमाज की तरह नहीं, और इबादत है ये। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है, उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं, तो जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफदेह बात रहेगी। तो ये समझ नहीं रहे हैं, ना नीतीश कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक है, इनको जनता समझा देगी। ओवैसी साहब की बोलने का अंदाज़ बड़ा निराला है, और वो जब बोलते हैं तो जाहिर है कि उनकी अपनी एक पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हुई है, वो झलकता है। लेकिन ये पढ़े लिखे मुसलमानों का ही सवाल नहीं है, सवाल तो देश भर में इतने लोग जो विरोध कर रहे हैं, ब्लैक बैंड बांधे हुए हैं। और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार बिल में है क्या, इसको बड़े कम में समझने की कोशिश की जाए। देखिए, बड़ा स्पष्ट है। एक बिल है जो कि अगस्त 2024 को संसद में लाया गया, नाम दिया गया कि वक्फ संशोधन विधेयक 1995 को अमेंड करने के लिए, एक नया एक्ट लाने के लिए ये विधेयक आया। अब देखिए, आश्चर्य की बात है कि 2013 में भी एक संशोधन विधेयक आया था। उस वक्त कोई बवाल नहीं हुआ था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। पूछा गया कि भाई क्यों लाया गया ये बिल, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई। तो फिर उस वक़्त सरकार ने खड़े होकर कहा कि जो वक्फ बोर्ड है हमारे देश में, और हर राज्य में है, और वक्फ एक सेंट्रल ट्राइब्यूनल है, वक्फ सेंट्रल ट्राइब्यूनल है, और उसके अलावा हर राज्य में जो वक्फ बोर्ड है, और कई राज्यों में तो शिया और सुन्नी के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है। तो ये दरअसल कुछ लोगों के हाथ में, कब्ज़े में है, और ज़रूरत है कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसको डेमोक्रेटाइज़ किया जाए, ताकि इसके पास जो संपत्ति है, वो संपत्ति जो कि बाप दादाओं ने दान में दी हैं, और उस संपत्ति को, जिसमें कि ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, इस्तेमाल किया जाए उनके लिए जो गरीब हैं, उनके लिए, जिनके लिए ये कल्पना थी कि एक वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा। आज की तारीख में तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े अमीर हैं और वही वक्फ की ज़मीन पर भी काबिज़ हैं। तो इसको ख़त्म करना है। अचानक से ये जो बिल आया, उसके बाद तो हंगामा बरपा हो गया, और ज़बरदस्त विरोध की जो धार्मिक मामले हैं उसमें सरकार दखल दे रही है। सरकार एक बार बैकफुट पर आई, क्योंकि उसके अपने जो सहयोगी थे, जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी, इन तीनों ने कहा कि साहब इसे आप पहले तो जेपीसी में भेज दीजिए, उसके बाद देखते हैं। जेपीसी में गए। जेपीसी में भारतीय जनता पार्टी के नेता जगदम्बिका पाल, उन्होंने ऐसी बैठकें की, 60 बैठकें उन्होंने की, लेकिन संशोधन नहीं माना गया। इसी शिकायत के साथ वॉकआउट हर मीटिंग में करते हुए विपक्ष के नेता दिखाई पड़े। लिहाजा जो बिल का रूप सामने आया है, उसमें यही कहना है कि आप हमारे इदारों पर, हमारे मामले में आप दखल देंगे। आप क्या हिंदुओं के मामले में दखल देते हैं, दूसरे धर्मों के मामले में दखल देते हैं, नॉन मुस्लिम्स को आप वक्फ बोर्ड में अपॉइंट करने की बात करते हैं, क्या नॉन हिंदूज़ को अपॉइंट करने की बात होती है? जहाँ जहाँ पर इस तरह के मंदिर को मैनेजमेंट करने वाले बोर्ड्स हैं, वहाँ अगर नहीं है तो फिर हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? ये बहस चल ही रही थी, और ये बहस मुद्दों पर था, लेकिन
भारत में कोई भी राजनीतिक बहस होती है वो पहुंच जाती है, सियासत का ऐसा यहाँ पर मिजाज है कि इलेक्शंस में पहुंच जाती है और फिर कॉल दे दी गई और कह दिया गया कि भाई ऐसा है कि आप सब लोग, जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, तो फिर जान लीजिए क्या होने जा रहा है। अब जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी ये तीनों मुस्लिम वोट बैंक हमारी तरफ है, ये कहने में गुरेज नहीं करते हैं, हमें वोट मिलता है, हमेशा कहते हैं। लेकिन ये कह दिया गया कि अगर आप समर्थन करेंगे तो फिर आपको हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद ईद के मौके पर भी दिखा वो काले बैंड वाला, जैसा कि मैंने बताया, वो विरोध भी दिखा और कहीं ना कहीं बैकफुट पर ये दल नज़र आए। और फिर धीरे धीरे इस बात को सुनिश्चित किया गया कि कुछ बातें माननी हैं और कुछ बातों को माना गया। 3 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सहयोगी दलों के द्वारा प्रपोज किए गए थे और उस बात को माना गया है। पहला है वक्फ बाय यूज़र, यानी कि वो कानून जो पारित होगा बुधवार को और फिर बृहस्पतिवार को राज्यसभा में, वो पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाएगा और दस्तखत होगा उसी दिन से लागू होगा। ऐसा नहीं है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि भूतलक्षी पीछे के डेट से लागू हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल आ जाती। तो वो लागू उसी डेट से होगा जिस डेट पे पारित होगा। अब इस पर मोटे तौर पर आम सहमति बन रही है, प्रारूप सामने आएगा तो पता चलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस पर सरकार तैयार है। दूसरा, कलेक्टर का जो पावर है, अब कलेक्टर क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्टर दरअसल होता है उसका नाम। तो वो जो है वो प्रॉपर्टी टैक्सेस जमा करता है। इतनी ज़मीनें हैं वक्त के बाद वक्त के पास, तो रेवेन्यू कलेक्टर उनसे रेवेन्यू लेगा, लेकिन वही ये भी तय करेगा कि किसकी ज़मीन है किसकी नहीं है, सही ज़मीन है वक्त के पास या नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें कैसी होगी कि आप टैक्स वसूलने वाले भी अथॉरिटी बनेंगे और आप ये तय करने वाले मजिस्ट्रेट भी बनेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका किस तरह से सरकार ने रास्ता निकाला है देखना है। और तीसरा ये है कि ये जो वक्फ की संपत्तियां हैं इनका पंजीकरण नहीं है, और पंजीकरण आप आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक युग है तो आप वेबसाइट पर करिए, टेक्निकल तरीके से जांच हो उसकी, ऐसा संभव बनाइए। तो इसके लिए मांगा गया कि भाई आप 6 महीना 8 महीना इसे लेट कर दीजिए, इतनी जल्दी तो कोई नहीं कर पाएगा। तो शायद सरकार उसको भी मानने के लिए तैयार है। लेकिन मूल में सवाल ये है कि सरकार को ये लगता है कि दरअसल वक्फ के पास इस देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है, 8 लाख एकड़ ज़मीन। अब 8 लाख एकड़ ज़मीन, इस देश में 32 लाख एकड़ ज़मीन है, तो 8 लाख एकड़ ज़मीन उनके पास है जो कि वक्फ के ज़रिए ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बैठे हैं। तो ऐसे कैसे होगा, ये तो गलत बात है। दूसरा है कि इन ज़मीनों का पंजीकरण तरीके से नहीं है, तो प्राइवेट हैंड्स में ये बहुत सी ज़मीनें हैं। और तीसरी बात ये है कि इनका उपयोग होना चाहिए था गरीबों के लिए, जो वक्फ की मूल आत्मा है, लेकिन उसके लिए ये इस्तेमाल नहीं होता है, ये प्राइवेट लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। जो धनाढ्य हैं, जो मजबूत हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए कितने मदरसे बनाए आप लोगों ने, कितनी स्कूलें बनाए, कितने लाइब्रेरीज बनाए, कितने अस्पताल बनाए, ये सवाल आता है और इस सवाल पर बैकफुट पर लेने की कोशिश मुस्लिम समुदाय को की जाती है। तो ये तो मोटे तौर पर ये हुआ, लेकिन इन मुद्दों के आधार पर थोड़े ना वोट होगा। वोट तो होगा बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी पार्टीज़, और इन दोनों के बीच में देखना यह है कि वो जो बीच में खड़े हैं वो किधर जाते हैं। देश की राजनीति एक बार फिर बट रही है और बिहार चुनाव पर इसका असर आपको साफ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इस बार लोग यही कह रहे हैं कि बहुत आसान नहीं होगा उन पार्टियों के लिए जो नए दावे पेश करते हैं। जैसे मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो कि सीमांचल कोसी का जो बेल्ट है बिहार का, वहाँ चुनाव लड़ती है। अब वहाँ चुनाव लड़ कर के जीतना पिछली बार उन्हें संभव हो गया, लेकिन इस बार तो दो तरफा वोट होगा, या तो भाजपा वालों को जाएगा या फिर इंडिया गठबंधन वालों को जाएगा, एनडीए वालों को जाएगा या इंडिया वालों को जाएगा। तो तीसरी पार्टी जैसे मान लीजिए ओवैसी हो गए या प्रशांत किशोर जो प्रयोग करना चाह रहे हैं, उनके लिए हालात तो बहुत आसान नहीं होने जा रहे हैं। सियासत का मिजाज ये है। सियासत का दूसरा मिजाज ये है कि उद्धव ठाकरे जैसी पार्टियों को बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें अपने हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़ना पड़ेगा क्या, या फिर उसे अगर वापस पकड़ना है तो फिर उन्हें कांग्रेस से दूरी बनानी पड़ेगी क्या। इस तरह के जो बिल आते हैं संसद में तो वो एक असहजता पैदा कर देते हैं। आज मैं एक सांसद से बात कर रहा था, शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो कह रही थी कि हमें इसे सपोर्ट
नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए कि किस तरह से ये एक बिल आया है और इस बिल ने तमाम जो मुश्किलें हैं पैदा कर दी हैं और सब एक एक करके इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरफ हैं, इस तरफ है या इस तरफ है। बीच से ऐसा लगता है एक लकीर खींच दी गई है और कोई सेन बात बोल रहा है, कोई लॉजिक, कोई तर्क दे रहा है, उसको सुनने वाला फिलहाल कोई नहीं है। बार बार ये कहा जाता है कि धारा 40 ऐसी है वक्फ में जो किसी भी संपत्ति पर आ जाए, वक्फ को लगता है कि ये हमारा है तो वो कह दे सकती है हमारा है और उसके बाद फिर वो उसका हो जाएगा, डिस्प्यूट में तो चला ही जाएगा। तो इस तरह के कानूनों को दूर कर देना है। पर बहुत से लोगों को ये लगता है कि दरअसल 3 तलाक हो या CAA NRC हो या फिर अब वक्फ का एक्ट हो, दरअसल तवा जो है वो गर्म रखा जा रहा है और धीरे धीरे इस तरह के कानून जैसे आ रहे हैं तो वो मुसलमानों से नफ़रत है क्या किसी को, वो इसीलिए लाए जा रहे हैं ताकि एक वोट बैंक के तौर पर जो गैर मुसलमान हैं उन्हें संगठित किया जा सके और इस तरह से चुनाव में लाभ उठाया जा सके। और अगर ऐसा किया जा रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को अंजाम देने में सक्सेसफुल है? कम से कम वो नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर रिएक्ट कर रहा है, वो नेतृत्व जो कि राज्यों में है और मुस्लिम हितों की बात करते करते कहीं ना कहीं मुस्लिमों का नुकसान भी करने लगा है, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा एजेंडा है तो फिर वो उस ट्रैप में कैसे चले जाते हैं। आखिरकार क्या उन्हें बताना चाहिए था कि वक्फ में क्या है और वक्फ की जो ये बिल आने वाली है इसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है। मामला कोर्ट में जाएगा, अदालत में जाएगा, घबराने की बात नहीं है, तनाव नहीं लेना है। ये विभिन्न प्रश्न हैं जो कि सामने लाए जा सकते थे, लेकिन जिस तरह से ख़ास तौर पर राजनीतिक दल जो कि मुस्लिम वोट लेते हैं उन्होंने रिएक्ट किया है, उसने इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब देखना तो यही रहे कि कितने वोट लेकर के इस बिल को पारित कराती है सरकार, क्योंकि पारित हो जाएगा ये बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। JDU, LJP और TDP सब के सब साथ नज़र आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो इनके पास हो जाते हैं 33 वोट और 240 वोट तो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो 273 पारित हो जाएगा। और उसी प्रकार लोकसभा में भी राज्यसभा में भी कोशिश ये है कि और दलों को जोड़ा जाए। AIDMK वगैरह अब तो LI बनने जा रहे हैं, तमिलनाडु में सहयोगी बनने जा रहे हैं, तो उनका भी समर्थन रहेगा और ये पारित हो जाएगा। बिल पारित हो जाएगा, लेकिन वो जो राजनीति इस बिल के नाम पर शुरू हो रही है वो क्या ख़त्म होगी? और क्या आने वाले दिनों में हर राज्य के जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी अच्छी खासी संख्या में है, वो इन्हीं कानूनों के आसपास होगी? इस बात का डर है। मुद्दों के आधार पर नहीं होगी, इस बात का भी डर है, क्योंकि सच्चर कमेटी हमेशा नाम लेना पड़ता है। वो कहती है कि इस देश में दलितों से भी बदतर रही है मुसलमानों की स्थिति, लेकिन उस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है। ध्यान इन मुद्दों पर है जिनका सीधे सीधे आम मुसलमान या आम आदमी, आम नागरिक के जीवन से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स लिखिए, हमसे साझा कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।